पंडित जी, कोई अच्छी सी लड़की बताओ मेरे बेटे के लिए। मेरा बेटा शादी के लायक हो गया है। अरे क्या किस्मत पाई है आपने बहन जी, सर्वगुण संपन्न लड़की मेरे पास अभी है, जो आपके घर परिवार में आने के बाद सभी के साथ बहुत खुशहाल तरीके से रहेगी। अरे पंडित जी, अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की है? जल्दी से मुझे लड़की की फोटो दिखाओ। पंडित लड़की की फोटो दीपमाला को दिखा देता है। यह लड़की तो बड़ी ही सुंदर लग रही है पंडित जी। आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ, मुझे ये लड़की पसंद है। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात को बढ़ाता है और बहुत जल्द दीपमाला अपने बेटे की शादी राखी नाम की लड़की से करवा देती है। राखी एक संस्कारी और बहुत समझदार लड़की थी। वह अपनी समझदारी के चलते पूरे घर को संभाल लेती है। सुनिए, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आपके लिए मैंने लंच बनाया है, इसे तो लेकर जाइए। लंच में खाना खाओगे तो आपको मेरी याद आएगी। ऐसी बात है तो फिर ठीक है, लाओ दे दो। राजकुमार अपनी पत्नी से टिफिन लेता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में उसके कुछ दोस्त उसे लंच टाइम पर कहते हैं, भाई बहुत समय हो गया है, हम लोग नैनीताल घूमने नहीं गए, चल नैनीताल घूम कर आते हैं। यार बोल तो बिल्कुल सही रहा है तू, मैं भी घूमना चाहता हूँ। वैसे मेरी गर्लफ्रेंड और उसकी कुछ सहेलियां नैनीताल घूमने के लिए जाने वाली थी, जरा मैं उनसे पूछ लूं, अगर वो आ रही हैं तो हम सब एक साथ घूमने चलेंगे। वाह भाई, बहुत बढ़िया, मौज आ जाएगी अब। भाई कैसी बात कर रहा है, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, अब मैं लड़कियों के साथ घूम नहीं सकता। अरे भाई, अब ये जवानी ही तो है मौज मस्ती करने के लिए, आपको इसको ऐसे ही पानी में जाने देगा? हाँ, वैसे ही तूने इतनी जल्दी शादी कर ली। राजकुमार रोहित की बात सुनकर चुप रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहित फोन करके अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियों को घूमने के लिए बुला लेता है, जिसके बाद रोहित की गर्लफ्रेंड भावना रोहित के दोस्त और अपनी सहेलियों के साथ नैनीताल घूमने चली जाती है, जहां राजकुमार की मुलाकात भारती से होती है। सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और भारती को राजकुमार बहुत पसंद आता है। अरे भावना, तुझे पता है ये लड़का है ना, बहुत मस्त लगा मुझे। सुंदर भी है, स्मार्ट भी है, और देखो तो सही इसे एंजॉय करना कितने अच्छे से आता है। वो तो है, लेकिन तू थोड़ी लेट हो गई। रोहित बता रहा था कि राजकुमार की शादी हो चुकी है। अरे तो क्या हुआ, मैं इतनी अमीर हूं कि कोई भी लड़का मेरे पीछे आ जाएगा। भावना भारती की बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन भारती अपनी अदाओं से नैनीताल में ही राजकुमार को फंसा लेती है। लेकिन राजकुमार भारती को अपनी सारी सच्चाइयों के बारे में बताता है। देखो, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तुम्हें देखा है तुम मेरे दिल और दिमाग में बस गए हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। देखो, मुझे ना मत करो, नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर बैठूंगी। राजकुमार भारती को रोता हुआ देख उसे गले से लगा लेता है और इसी का फायदा उठाकर भारती राजकुमार को इमोशनल कर देती है, जिसके बाद राजकुमार भारती की बातों में आकर उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है। इसी के चलते वह उससे शादी भी कर लेता है। नैनीताल से वह अपने साथ भारती को लेकर घर आता है। अरे दोपहर के 2 बज रहे हैं, इस समय कौन आया होगा? राखी के हाथों में चावल की थाली होती है। वह उन चावलों को साफ कर रही थी। उस थाली को लेकर वह दरवाजे पर पहुंचती है और दरवाजा खोलती है। अपने सामने वह अपने पति को किसी और औरत के साथ शादी के जोड़े में देखती है, जिसके चलते उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और चावल की थाली जमीन पर गिर जाती है। राजकुमार जी, ये सब क्या है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या है क्या नहीं? मैंने आपके ऊपर कितना भरोसा किया था। क्या यही सब करने गए थे आप नैनीताल में? दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे हिसाब से अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा। अरे मेरी खुद की एक लाइफ है, क्या मैं जीना छोड़ दूं? ये भारती है जिसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, मैंने इससे शादी कर ली, अब यही मेरी पत्नी है। अगर ये आपकी पत्नी है तो फिर मैं कौन हूँ? तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो अपने मायके।
यह सुनते ही बेचारी राखी फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोते ही उसकी सास दीपमाला उसकी आवाज को सुनकर दरवाजे के पास आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है बहू? क्यों रो रही हो तुम? अरे राजकुमार, तुम आ गए? और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ शादी के जोड़े में खड़ी है? ये मेरी पत्नी है माँ। मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। आज से हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसे अपने घर जाने के लिए कह दो। मेरी जान, इसको घर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। पड़े रहने दो ना इसे घर के किसी कोने में। मुझे फिलहाल अपने कमरे में लेकर चलो। भारती के कहने पर राजकुमार उसे अपने कमरे में ले आता है, जहां वो राजकुमार का कमरा देखकर कहती है, अरे ये क्या? ये कमरा है या कोई खंडहर है? इतना गंदा है, टूटा फूटा है। कोई साफ सफाई नहीं और कोई दीवारों पर रंग पेंट नहीं। मैंने तुम्हें ये भी तो बताया था ना कि मैं बहुत गरीब हूँ। बेशक तुमने मुझे ये बताया था, लेकिन तुम इतने गरीब निकलोगे ये तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। राजकुमार भारती की ऐसी बातें सुनकर एकदम से चुप रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारती को अपना गरीब ससुराल बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जैसे तैसे करके अपना एक हफ्ता निकाल लेती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इस घर में किसी न किसी चीज की हमेशा दिक्कत रहती है। ऊपर से माँ जी मुझसे काम करवाती रहती हैं। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती, मुझे अपने मायके जाना है। भारती अपना सामान पैक करती है और घर से जाने लगती है, लेकिन तभी राखी उसे रोक कर कहती है, सौतन जी, मेरी जिंदगी तबाह करके आप कहाँ जा रही हो? अपनी औकात में रहो और ये मत भूलो कि तुम कितने बड़े बाप की बेटी से बात कर रही हो। वैसे भी इस घर में तुम्हारी अब कोई अहमियत नहीं है। अपना मुंह बंद करके अपने काम से काम रखो। वैसे मैं अपने अमीर मायके जा रही हूँ, बता देना मेरे पति को। राखी भारती की बात सुनकर चुप रह जाती है और भारती अपने मायके पहुंच जाती है, जहां उसका पूरा परिवार उससे मिलकर बहुत खुश होता है। नंद जी, अपने करीब ससुराल से आ गई तुम। क्या हुआ बहन, बड़े दिनों बाद दिखी हो तुम? अरे क्या करूं, काफी समय से तुम लोगों की याद आ रही थी। ऊपर से मेरे गरीब ससुराल में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वहां तो नींद भी नहीं आती मुझे, इसलिए मैंने सोचा कुछ दिन यहीं पर रुकने आ जाऊं। आशीष और तनु दोनों ये सुनकर चुप हो जाते हैं, लेकिन इतने में भारती की माँ राजवती आती है और कहती है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, यह तुम्हारा ही तो घर है। जब चाहो तब आ सकती हो तुम। बस फिर क्या था, हर दूसरे तीसरे दिन भारती अपने ससुराल से अपने मायके आ जाया करती और अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी सौतन पर छोड़ देती, जिसके चलते वह काम चोरी करने से बच जाती है। मेरी जिंदगी में ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है। जब पति से बोर हो जाओ तो अपने मायके में आ जाओ और चैन भरी जिंदगी जीने लगो। भारती के बार बार आने की वजह से उसका भाई और उसकी भाभी उससे मुंह बनाने लगते हैं। अरे जब देखो तुम्हारी बहन मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाती है, तुम उसको समझाती क्यों नहीं हो? उसे बोलो कि अपने घर जाए। ये कैसी बात कर रही हो? मैं कैसे बोलूं उसे जाने के लिए? तुम खुद ही क्यों नहीं कह देती? मैं ही तो नहीं कह सकती, सारी बात तो यही है। ये काम तुम्हें ही करना होगा। अगर वो इस घर से नहीं गई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कहकर तनु वहां से चली जाती है, जिसके बाद आशीष को अपने घर परिवार के टूटने का बहुत डर लगता है और वह गुस्से में अपनी बहन के पास जाकर उससे कहता है, अरे वाह, बहुत बढ़िया, यहाँ बैठकर खाना ठूस रही हो। अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हो तुम? अरे जब देखो मुंह उठाकर इस घर के अंदर आ जाती हो। ये हमारा घर है, ना कि कोई धर्मशाला। आप अपने गरीब ससुराल में ही रहना सीखो। जो तुमने फैसला लिया है उस पर कायम रहो। भारती यह सुनते ही हैरान रह जाती है। आशीष ऐसा कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद भारती वहां बैठी हुई रोने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे भाई ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया है। अब मैं क्या करूं? यह सारी गलती भी तो मेरी ही है। मैंने ही एक शादीशुदा आदमी से प्यार किया और अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था।
मैं सारे काम अपनी सौतन के लिए छोड़ देती हूँ और खुद यहाँ आराम करती रहती हूँ। भारती को कुछ समझ नहीं आता, जिसके बाद वह अपना सामान पैक करके वापस अपने ससुराल लौट आती है। इस बार भी उसके आने पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह देखकर वह अपनी सास और सौतन से कहती है, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे एक शादीशुदा आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हालांकि मैं ये सब बदल तो नहीं सकती, लेकिन ठीक करने की कोशिश करना चाहती हूँ। अब से हम दोनों इस घर को संभालेंगे और मिल बांट कर काम करेंगे। अपने मन से सारे गिले शिकवे निकाल दो। हम दोनों एक ही इंसान की तो पत्नी है, क्यों ना हम मिलजुल कर इस घर में रहें। यह सुनकर राखी बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह अपनी सौतन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। अब दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती हैं और मिल बांटकर काम करती हैं, जिसके चलते अब वह खुशी खुशी रहने लगती हैं। सौतेली बेटी चली ससुराल। माँ, आप क्यों चली गई? जानती हो, आपके जाते ही मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। मेरे बाबा तक बदल गए। ये सभी मेरे ऊपर बहुत जुल्म करते हैं। मेरी सौतेली माँ तो मुझे खाना तक नहीं देती है। मैं भी आपके पास ही आना चाहती हूँ। हो गए तेरे फिल्मी डायलॉग पूरे? तो अब जल्दी से नीचे आ जा, मुझे तुझसे काम करवाने हैं। मैं आज आपका कोई भी काम नहीं करूंगी, फिर चाहे आप जो मन चाहे वो कीजिए। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान चलाएगी? तो कभी तेरे बाप को बुलाती हूँ, अब वो ही तेरी अकल को ठिकाने लगाएगा। दिनेश जी, दिनेश जी। हाँ बोलो मेरी गंगा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बेटी को देखो, ये मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसकी ये हिम्मत! जान, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि जब भी ये अपना औकात को भूल जाए तो तुम इसे इसकी औकात बेझिझक याद दिला दिया करो। वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी बेटी अब मेरे काबू में नहीं रही है, इसलिए अब इसे तुम ही बताओ। आप बेवजह ही मेरे बाबा को मेरे खिलाफ मत भड़काओ, जल्लाद औरत। तेरी ये मजाल कि तू मेरी पत्नी से जबान लड़ाई। रुक, तुझे मैं बताता हूँ। ऐसे बोलकर दिनेश ने पार्वती के गाल पर जोरों का थप्पड़ लगाया। आया मजा? तो कभी तो मेरा बदला भी बाकी है। ये ले, ये ले। गंगा बेवजह ही पार्वती को चप्पलों से मारने लगी। इस औरत की तस्वीर देख देख कर तेरे अंदर हिम्मत आती है ना? ला दिखा, आज मैं तेरी इस हिम्मत को यहीं जलाकर चकनाचूर कर देती हूँ। गंगा ने पार्वती के हाथों से उसकी माँ की तस्वीर छीन ली और जोर से जमीन पर दे मारी। जमीन पर गिरने की वजह से उस तस्वीर का फ्रेम टूट गया और सभी तरफ कांच ही कांच हो गया और गंगा उस तस्वीर को जलाने लगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पास बस मेरी माँ की यही एक तस्वीर है, प्लीज इसे मुझे वापस दे दो। अब तेरी माँ की तरह इस तस्वीर का भी वजूद खत्म हो जाएगा। गंगा ने आशा की तस्वीर में आग लगा दी। बेचारी पार्वती उसे देख देख कर बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन दोनों बेदर्दी माँ और बाप को उसके आंसू देखकर बहुत सुकून मिल रहा था। ले, तेरी माँ की अब ये तस्वीर भी खत्म। अब जल्दी से नीचे आ, वरना तुझे भी खत्म कर दूंगी, समझी? पार्वती ऐसे बोलकर गंगा और दिनेश कमरे से चले गए। बेचारी पार्वती दिल में ही अपने आंसू दबाते हुए नीचे चली गई और कामों को करने लगी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बेचारी पार्वती अपनी सौतेली माँ और सगे बाप के बीच घुट घुट कर रह रही थी। सुनिए दिनेश जी, कल मेरी सहेली मुझे एक बड़े घराने का रिश्ता बता रही थी। घर बार बहुत ही अच्छा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बोझ को अपने सर से जल्द दफा कर दूं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम पार्वती की शादी बड़े घराने में क्यों करना चाहती हो? इसकी शादी तो हम किसी भी राह चलते राहगीर से करवा देंगे। क्योंकि इस शादी में हमारा भी फायदा हो जाएगा। दूल्हा दुल्हन ले जाने के लिए दहेज लेगा नहीं, बल्कि लड़की के माँ बाप को देगा। मेरी सहेली बोल रही थी कि वो दुल्हन ले जाने के 10 लाख रुपए नकद और एक गाड़ी देने को तैयार हैं। नेकी और पूछ पूछ, हमें घर बार से क्या मतलब? हमें तो बस हमारे पैसे और गाड़ी मिल जाए। तो क्या मैं रिश्ता पक्का कर दूं? बिल्कुल, लेकिन मैं समझा नहीं कि वो उल्टा दहेज दे क्यों रहा है। वो आपको शादी के दिन ही पता चल जाएगा। ऐसे बोलकर गंगा ने बात को खत्म कर दिया और उन्होंने पार्वती को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। पार्वती, ओ पार्वती, बोलिए। ये ले, जल्दी से ये पीला सूट पहन ले। क्यों, किसी के उपटन का फंक्शन है क्या?
किसी के नहीं, तेरे ही उपटन का फंक्शन है। मेरे? हाँ, लेकिन किससे मेरी शादी होने वाली है? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ। तुझे कुछ जानने समझने की जरूरत भी नहीं है, बस जैसे हम बोल रहे वैसे ही करती रहे, और इससे आगे मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करूंगी। गंगा की बात सुनकर पार्वती ने अपने कपड़े बदल लिए। पता नहीं मेरे शैतान जैसे माँ बाप ने मेरे लिए किस शैतान को चुना होगा। ये दोनों मेरा भला तो कभी नहीं चाहेंगे। खैर, मैं कर भी क्या सकती हूँ, इनकी कैद में भी मर ही रही हूं, तो मुझे अब परवाह नहीं। हे दुर्गा माँ, बस तू मेरी रक्षा करना। पार्वती डरती हुई उपटन के लिए तैयार हुई और गंगा ने उसकी हल्दी का फंक्शन किया। ऐसे ही देखते देखते मेहंदी वगैरह की रस्म भी हो गई और आज शादी का दिन था, लेकिन अभी तक भी पार्वती ने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। भगवान जाने कि मेरा पति कौन है। ए पार्वती, नीचे आ जा, पंडित जी बुला रहे हैं। जी। पार्वती पंडित के बुलाने पर मंडप में आ गई। मंडप में दूल्हा तो बैठा हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। उसके चेहरे पर फूलों का सेहरा डला हुआ था। इसका तो मुंह भी दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा है, अब इसकी शादी हो जाएगी और ये बवाल हमारे सर से दफन हो जाएगा। हाँ, फिर हमें इसकी मनहूस शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। मुंह पर सेहरा डाले हुए पार्वती की शादी किशन के साथ हो गई। दोनों माँ बाप भी पार्वती की शादी होने से बहुत ही ज्यादा खुश थे। पार्वती के माँ बाप ने विदाई के वक्त उसे गले से भी नहीं लगाया और पार्वती विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुनिए, हम दोनों की शादी भी हो गई है, लेकिन मैंने आज तक आपका चेहरा नहीं देखा। इस सेहरे को चेहरे से हटाइए ना। जरूर। किशन ने पार्वती की बात सुनकर अपने चेहरे से फूलों का सेहरा हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही पार्वती की आंखें हैरानी से फट गईं और तुम मेरे पति हो? क्यों, तुम्हें पता नहीं है क्या? नहीं, मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। तुम तो मेरे बाबा की उम्र के हो। तुम मुझे पति मानो या ना मानो, लेकिन मैं ही तुम्हारा पति हूँ, और तुम्हें पत्नी बनाने के बदले मैंने तुम्हारे माँ बाप को एक गाड़ी और 10 लाख रुपए भी दिए हैं। नहीं, सिर्फ कुछ पैसों और गाड़ी के लालच में आकर मेरे माँ बाबा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप हो जाओ, तुम्हारा ऐसे रोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए घर में नहीं लाया हूं। बस मुझे तो काम से लौटने के बाद मेरे आगे खाना रखने वाली और मेरे कामों में हाथ बटाने वाली चाहिए थी। अब कोई लड़की ऐसे ही तो मेरे साथ रहती नहीं, तो मुझे शादी का ही एक रास्ता नजर आया। अगर तुम्हें मुझे पति नहीं मानना है तो मत मानो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, लेकिन ऐसे प्लीज रो मत। किशन ऐसे बोलता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी ऐसी आदत देख पार्वती को वहां पर थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। उस दिन के बाद से पार्वती किशन की सेवा करने लगी। वो उसे पति तो नहीं मानती थी, लेकिन एक अच्छी लड़की की तरह वो उसका ख्याल रखती थी और बिजनेस के भी कामों में उसका हाथ बटाती। पार्वती, आओ यहां बैठो, साथ में मूवी देखते हैं। जी नहीं, मैं ऐसे आपके इतने करीब नहीं बैठूंगी। कोई काम हो तो बताइए। नहीं, रहने दो, तुम जाकर आराम कर लो। पार्वती कमरे में चली गई। किशन को पार्वती का खुद से यूं खफा खफा रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो क्या कर सकता था। एक दिन पार्वती की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उस दिन पूरे समय वो बिस्तर पर रही और ऐसी हालत में किशन अपने सारे कामों को छोड़कर बस पार्वती की सेवा ही करता रहा। उसका ऐसा बर्ताव और फिक्र देख पार्वती को किशन के प्रति अपने बेरुखे व्यवहार की वजह से बुरा लगा और उसने उससे माफी मांगी। किशन जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके साथ बहुत बुरा सलूक कर रही थी, पर अब मैं समझ गई हूं कि रिश्तों में उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं अब से आपकी पत्नी हूं और ये बोलते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। सच? आखिरकार मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया पार्वती। अब तुम ऐसे माफी मत मांगो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे माँ बाप कितने लालची हैं और तुमने यहाँ कैसी जिंदगी जी है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुम सिर्फ खुशियां देखोगी, सिर्फ खुशियां, और अपने लालची माँ बाप के बारे में सोचने की भी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। किशन का अपने लिए प्यार देख पार्वती को बहुत खुशी हुई और उसने किशन को गले लगा लिया। अब से किशन और पार्वती बिल्कुल पति पत्नी की तरह ही रहते थे। अब पार्वती की जिंदगी से दुखों का नामो निशान मिट चुका था और पार्वती अपने पति के साथ खुशी खुशी रहती थी।